क्लास 12 के विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का प्रमोद साइंस क्लासेस के एक नए वीडियो में। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सब क्लास 12 के विद्यार्थी 18 फरवरी को जो भी साहित्यिक हिंदी का पेपर देने वाले हैं और अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हुए हैं, तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 18 फरवरी को जो पेपर में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये पेपर में वही क्वेश्चन दिए गए हैं प्यारे बच्चों। तो आप सब वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए पेपर करते हैं। देखिए यहाँ पर 2026 का ये पेपर है प्यारे बच्चों, हिंदी का पेपर है, यानी इसी हिंदी का पेपर है, इसका मतलब ये साहित्यिक हिंदी का पेपर है, ठीक है। और पूर्णांक जो होने वाला है प्यारे बच्चों आप सभी का, वो 100 नंबर का होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि आप सभी को बोर्ड एग्जाम में समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। समय को ध्यान में रखते हुए प्यारे बच्चों आप सभी को पेपर को हल करना है, ठीक है। यहाँ पर आइए थोड़ा सा हम कुछ निर्देश को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए निर्देश में क्या कर रहा है कि प्रारंभ की 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, शुरू के जो 15 मिनट दिए गए हैं वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर दूसरा निर्देश कह रहा है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, यानी खंड क और खंड ख, ठीक है। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है, ठीक है। तो आइए हम सब खंड क के प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ पर देखिए खंड क है, खंड ख में आप सभी का क्या होता है, बाल के यानी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर करा है कि बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों कवि वचन सुधा, दूसरा है यहाँ पर हिंदी प्रदीप, तीसरा है यहाँ पर विशाल भारत, चौथा है साहित्य संदेश। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 यानी हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप पत्रिका के लेखक कौन है, तो बाल कृष्ण भट्ट जी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चिंतामणि किस लेखक के निबंधों द्वारा संग्रह है, ठीक है। किस लेखक के निबंधों का संग्रह है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो चिंतामणि है ये किसकी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, ठीक है। चिंतामणि निबंध है, चिंतामणि के 2 भाग हैं, भाग 1 और भाग 2, ठीक है। तो चिंतामणि निबंध विधा की रचना है और चिंतामणि के लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि गिरजा कुमार माथुर का जन्म हुआ था। ऑप्शन है यहाँ पर 1909 ईस्वी में, दूसरा है 1917 ईस्वी में, तीसरा है 1919 ईस्वी में, चौथा है यहाँ पर 1924 ईस्वी में। तो इसका जो राइट है मेरे प्यारे बच्चों वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 यानी 1917 ईस्वी में गिरजा कुमार माथुर का जन्म हुआ था, ठीक है। आइए यहाँ पर हम लोग घ वाले क्वेश्चन को देखते हैं। घ वाला यहाँ पर क्वेश्चन करावे को उपन्यास विधा पर आधारित रचना कौन सा है। ऑप्शन है यहाँ पर स्कंदगुप्त, दूसरा है यहाँ पर निर्मला, तीसरा है यहाँ पर अशोक का फूल, चौथा है यहाँ पर चिंतामणि। तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा निबंध है। तो मेरे प्यारे बच्चों जहाँ जो ऑप्शन नंबर दूसरा है निर्मला, ये क्या है, निबंध है। बात करिए निबंध किसका, यानी उपन्यास है निर्मला, और इसका बात करें कि निर्मला किसकी उपन्यास है, तो मुंशी प्रेमचंद का निर्मला क्या है, एक उपन्यास है। बात करें स्कंदगुप्त मेरे प्यारे बच्चों, स्कंदगुप्त एक नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का। और यहाँ पर देखिए अशोक का फूल जो है मेरे प्यारे बच्चों वो भी क्या है, निबंध है, ये भी क्या है, एक निबंध है। और ये रचना है जो मेरे प्यारे बच्चों हरिहर प्रसाद द्विवेदी जी का है। और यहाँ पर इसको तो मैंने शुरू से बताया चिंतामणि आचार्य राम शुक्ल जी का निबंध है, ठीक है। यहाँ पर अंग वाला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन प्रसिद्ध आलोचक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर देखिए जो आलोचक है मेरे प्यारे बच्चों, प्रमुख आलोचक है आने जाने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है। आलोचना ये बहुत किए हैं, बहुत सारी इन्होंने आलोचनाओं को लिखा हुआ है, इसीलिए इन्होंने मिश्र बंधुओं ने इनको प्रसिद्ध किया है आलोचक के नाम से, ठीक है। तो यदि क्वेश्चन आए कि निम्न में से कौन से प्रसिद्ध आलोचक हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है, एक प्रसिद्ध आलोचक है, ठीक है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर
कि निम्न में से कौन सी कृति रीति काल की है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पंचवटी है, रामचरितमानस है, बिहारी सतसई है, परमाल रासो है। तो देखिए इसमें जो करा है रीति काल की कौन सी रचना है, तो रीति काल की मेरे प्यारे बच्चों वो कौन सी है, बिहारी सतसई। यानी जो बिहारी जी हैं वो एक रीति काल के कवि हैं और उन्होंने जो भी रचनाएं की, जो भी रचना किया हुआ है उन्होंने, वो सब यानी रीति काल की ही कहलाएंगी। तो इसमें जो बिहारी जी की रचना बिहारी सतसई है ये क्या है, रीति काल की रचना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैथिली षड्गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित है। ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर द्विवेदी युग, दूसरा है शुक्ल युग, तीसरा है छायावादी युग, चौथा है यहाँ पर भारतेंदु युग। ठीक है, तो इसमें देखिए जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर जो मैथिली षड्गुप्त पूछ रहा है कि किस युग के लेखक हैं, तो मैथिली षड्गुप्त द्विवेदी युग के लेखक है। किस युग के, द्विवेदी युग के लेखक हैं। यहाँ पर ग वाला क्वेश्चन करा है मेरे प्यारे बच्चों कि सुमित्रानंद पंत की रचना कौन सी है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन है कि झरना है, दूसरा है चिदम्बरा है, तीसरा यामा है, चौथा क्या है, उर्वशी है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें से जो सुमित्रानंद पंत की रचना है तो वो चिदम्बरा है। क्या है, और ये भी पूछा जाता है इसमें कि सुमित्रानंद पंत को लोकायतन पुरस्कार यानी कौन सी ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पे मिला, तो मिला प्यारे बच्चों किस पे, चिदम्बरा पे मिला है। ठीक है, बात करें झरना तो मेरे प्यारे बच्चों ये शंकर प्रसाद जी का है। यामा मेरे प्यारे बच्चों ये भी सुमित्रा यानी इसका किसका है, महादेवी वर्मा का है। और ये जो उर्वशी है मेरे प्यारे बच्चों रामधारी सिंह दिनकर का है। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है कि इनमें से कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए ऑप्शन है चक्रवाल, दूसरा है अनामिका, तीसरा है रश्मि बंध। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर रश्मि बंध नहीं रहेगा, यहाँ पर रश्मि रथी रहेगा। ठीक है, तो और चौथा यहाँ पर गंध भी थी। तो इसका मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर है तीसरा रश्मि रथी। रश्मि रथी एक खंड काव्य है और जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर अंग वाला क्वेश्चन कर रहा है कि हम राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं, ये कथन किसने कहा था। ऑप्शन है यहाँ पर धर्मी भारती ने, दूसरा है अज्ञेय ने, तीसरा है नामवर सिंह ने और चौथा यहाँ पर निराला ने। तो मेरे प्यारे बच्चों हम राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं, ये कथन मेरे प्यारे बच्चों धर्मवीर भारती ने कहा था। किसने कहा था, धर्मवीर भारती ने कहा था। ठीक है, अब यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आप सभी का तीसरा क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। तीसरा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आप सभी का गद्यांश पर आधारित होता है। कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को इस तरीके से 2 गद्यांश दिया जाता है और इस पर 5 क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, ये मेरे प्यारे बच्चों पाँचों क्वेश्चन का जो आंसर है मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को इसी गद्यांश को पढ़ने से मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए एक अथवा में दिया गया है गद्यांश, अथवा में भी एक गद्यांश यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। सेम इसी प्रकार इसमें भी क्या है 5 क्वेश्चंस दिया गया है। इन पांचों क्वेश्चन का जो आंसर है मेरे प्यारे बच्चों इसी गद्यांश में मिलता है। ठीक है, तो आप सभी को इस गद्यांश को पढ़कर इन पांचों क्वेश्चनों का यदि आप आंसर देते हैं तो आप सभी को 10 नंबर मिलते हैं। 5 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो चौथा क्वेश्चन करा है मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर भी क्या है, ये भी 10 नंबर का होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है कि सावधान मनुष्य यदि विज्ञान का तलवार है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो इसमें भी ये भी पद्यांश है, इसमें भी देखिए इस प्रकार से 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, इस प्रकार से 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन करा है कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। ठीक है, तो इसमें देखिए शीर्षक का मतलब होता है कि पाठ का नाम, यानी ये जो पद्यांश है इसके पाठ का नाम लिखिए और उस पाठ के कवि का नाम लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आपको बता दूं कि ये जो पद्यांश लिया गया है ये लिया गया है अभिनव मनुष्य से। किससे लिया गया है, अभिनव मनुष्य से। मेरे प्यारे बच्चों अभिनव मनुष्य के जो लेखक हैं वो रामधारी सिंह दिनकर हैं। ठीक है, तो शीर्षक का नाम क्या है यहाँ पर, अभिनव मनुष्य, और कवि का नाम क्या है, रामधारी सिंह दिनकर है। और यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन करा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इस पद्यांश में कुछ शब्दों के नीचे अंडरलाइन किया गया है। इस तरीके से देखिए यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, रेखांकित अंश कहते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या करना है, अपने शब्दों में जितने शब्द के नीचे अंडरलाइन किया गया है इसी का अपने शब्दों में क्या करना है, हिंदी में व्याख्या कर देना है। आप सभी को 2 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से आप सभी को क्या करना है, इसका आंसर देना है। सेम इसी प्रकार इसमें जो अथवा वाला क्वेश्चन दिया गया है पद्यांश, सेम उसी प्रकार जिसने जिस जिस जो मैंने जिस तरीके से मैंने पहले वाले पद्यांश को बताया, सेम उसी प्रकार आप सभी को इस अथवा वाले पद्यांश को भी हल करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पांचवा का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर देखिए अधिकतम जो शब्द सीमा है मेरे प्यारे बच्चों को कितना है, 80 शब्द है। इसमें देखिए आप सभी का पास 3 लेखक दिए गए हैं, वासुदेव सर अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और यहाँ पर तीसरा क्या है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर है। तो तीनों में से जिनका आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से जीवन परिचय याद हो, आप सभी को उन्हीं का क्या करना है, जीवन परिचय लिख देना है। और कितने शब्दों में, 80 शब्दों में है। बहुत बच्चों को लगता है कि सर 80 शब्द कितना है, तो 80 शब्द का मतलब होता है कि लगभग 1.5 पेज। ठीक है, यानी एक पेज में तो आप सभी को क्या करना है, इनका जीवन परिचय लिख देना है पूरी तरीके से, और आधे पेज में आप सभी को क्या करना है, उनकी रचनाओं को लिखना है। जब आज मेरे प्यारे बच्चों इतना लिख देते हैं 1.5 पेज उनकी जीवन परिचय और उनकी रचनाओं को लिख देते हैं, तो आप सभी को मेरे प्यारे बच्चों 5 में 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पर देखिए ख वाला क्वेश्चन करा है 5वां का कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में है महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर। तो तीनों में से जो भी एक कवि का आप सभी को अच्छे तरीके से याद हो, उसका आप सभी का करना है 80 शब्दों में लिख देना है, सेम उसी तरह। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 6वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट कहानी की समीक्षा कीजिए। पंचलाइट कहानी की समीक्षा कीजिए, पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु लिखिए, सब बात एक ही है। ठीक है, तो आप सभी को क्या करना है, पंचलाइट कहानी का इसमें क्या करना है, कहानी लिख देना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए या फिर अथवा क्या कर रहा है यहाँ पर कि कर्मनाशा की हार कहानी के प्रमुख पात्र का चित्र कीजिए। यानी कर्मनाशा हार के जो कहानी के नायक हैं, जो प्रमुख पात्र हैं, उनकी चरित्र चित्रण करना है। यानी उस कहानी में उनका क्या रोल है, उनका क्या एक्शन है उस कहानी में, उसको लिखना है। ठीक है, और ये आप सभी लिखते हैं तो आप सभी को यहाँ से 5 नंबर मिलता है। अब यहाँ पर 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। यानी मेरे प्यारे बच्चों ये देखिए जो खंडकाव्य है हर जिले के हिसाब से चलता है। आपके जिले में जो भी खंडकाव्य चलता होगा उसी का क्या करना है, आप सभी को 80 शब्दों में उसका आंसर देना होगा। ठीक है, आइए अब हम सब खंड ख की ओर चलते हैं। खंड ख में यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या है, पहला यहाँ पर कि अतीते प्रथम कल्पे जना एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वकार्य परिपूर्णम राजानम अकुर्वन्। ठीक है, चतुष्पदा अपि सन्निपत एकम सिंह राजा अकुर्वन्। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका क्या कर रहा है कि आप सभी को हिंदी में अनुवाद करना है और इसका संदर्भ लिखना है। यदि आप दोनों कर देते हैं तो आप सभी को पूरे 7 नंबर से मिलते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए संदर्भ लिखने के लिए आप सभी को इस जो गद्यांश है संस्कृत का, इसके पाठ का नाम आप सभी को पता होना चाहिए। तो ये मैं आप सभी को बता दूं तो ये जो मतलब गद्यांश है संस्कृत का, ये आप सभी का जो पाठ है जातक कथा। ठीक है, तो जातक कथा में आप सभी को जातक कथा में ये जो गद्यांश है मिल जाएगा। तो आप सभी को इसका जो संदर्भ लिखेंगे मेरे बच्चे लिखेंगे कि उपर्युक्त संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित जातक कथा नामक पाठ से लिया गया है। इस तरीके से करते हैं तो आप सभी को इससे 2 नंबर मिल जाते हैं। और इसको अपने शब्दों में क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, इसका क्या करना है, हिंदी में अनुवाद कर देना है, आप सभी को पूरे 7 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, सेम उसी प्रकार अथवा वाली भी क्वेश्चन को करना है। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, कराए के निम्नलिखित संस्कृत श्लोक में से किसी एक का साथ संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को 2 श्लोक दिया गया है, एक अथवा में दिया गया है, या फिर इसको कीजिए या फिर इसको कीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा है कि जल बिंदु निपोतन क्रमशः पूरे घट। ठीक है, स हेतु सर्व विद्या नाम धर्मस्य च घनस्य च। ठीक है, जल बिंदु माने जल का एक बूंद, निपोतन माने गिरने से, क्रमशः माने धीरे धीरे, पूर्यते माने भर जाता है, घट माने खड़ा, स हेतु माने उस यही कारण है, सर्व विद्या नाम माने सभी विद्याओं का,
धर्मस्य माने धर्मों का, च माने और, धनस्य माने धनों का, च माने और। ठीक है, यानी जल का एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, और सेम उसी तरह से वही रहस्य है सभी विद्याओं का, सभी धर्मों का और सभी धनों का। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को क्या करना है, इसका अपने भाषा में इसको हिंदी में अनुवाद करना है। बात करें इसकी एक इस पाठ से लिया गया है, तो आप सभी का जो पाठ है सुभाषित रत्नान, वहाँ से इस संस्कृत के श्लोक को लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 9वां वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। तो आप सभी के पास यहाँ पर देखिए 4 प्रश्न दिए गए हैं, जो कि आप सभी को इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों संस्कृत में ही देना है। ये संस्कृत जो पाठ है उसी में से आप सभी के ये प्रश्न लिए गए हैं, और किसी 2 प्रश्नों का आप सभी को क्या करना है, इसका उत्तर देना है संस्कृत में ही। ठीक है, अब यहाँ पर 10वां का क वाला क्वेश्चन कर रहा है कि करुण रस अथवा शांत रस के स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा का सहित उदाहरण कीजिए, यानी सही उदाहरण लिखिए। तो आप सभी को क्या करना है, करुण रस या फिर शांत रस के स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा और उसका उदाहरण लिखते हैं, तो आप सभी को 2 नंबर मेरे प्यारे बच्चों मिल जाते हैं। ठीक है, सेम उसी प्रकार यहाँ पर कह रहा है कि रूपक अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए, और ग वाला कह रहा है कि सोठा अथवा दोहा छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। यदि आप सभी को लगता है कि मैं कितना लिखूं, इसमें रस छंद अलंकार मैं कितना लिखूं, तो आप सभी यदि कमेंट करते हैं तो मैं इस पर एक रस छंद अलंकार का 10 मिनट में पूरा वीडियो समझा दूंगा। ठीक है, यानी 6 नंबर पूरा पक्का करा दूंगा आप सभी का। ठीक है, अब यहाँ 11वां वाला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो यहाँ पर देखिए आप सभी को मेरे प्यारे बच्चों 5 निबंध दिए गए हैं, और यहाँ इनमें से किसी एक निबंध का आप सभी को क्या करना है, निबंध लिखना है अपने भाषा में। तो इसका जो आप सभी आप पूरा लिखते हैं तो आप सभी को इससे 9 नंबर मिलते हैं। सोचिए, बहुत ज़्यादा नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप सभी के संस्कृत के यानी जो व्याकरण है आप सभी का हिंदी, उसमें से कुछ संधि से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कह रहा है कि हरियो निश्चित का संधि विच्छेद कौन सा है। ऑप्शन है यहाँ पर कि पहला कि हरिता धन चिनोति, दूसरा है हरि धन चिनोति, ठीक है, तीसरा है हरीश धन चिनोति, और चौथा है यहाँ पर हरे धन चिनोति। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ख हरि धन चिनोति। यदि आप इसको जब ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाता है, हरियो निश्चित। ठीक है, यहाँ पर दूसरा बड़ा क्वेश्चन कर रहा है कि पवन का संधि विच्छेद कौन होगा। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर क यानी प धन वन। इस पवन का संधि विच्छेद कौन सा होगा, प धन वन। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है। ऑप्शन है यहाँ पर स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि। ठीक है, तो इनमें से आप सभी को कोई देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से पूरा पेपर आप सभी को हल करना है। यदि आप मेरे प्यारे बच्चों वो इस पेपर का PDF पाना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ से इस पेपर का PDF डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।